हेलो वेलकम सुबह से क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यू एमसीक्यू है जो कि स्टाफ नर्स और एम्स नॉसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक का ये क्वेश्चन है। ओसीडी, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ओसीडी होता क्या है। तो ओसीडी का मतलब क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये साइकेट्रिक के अंदर आता है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओसीडी जो कि आप जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस कंडीशन में होता क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स हम बात करें कि उनमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो पर्टिकुलर जो उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपने सुना होगा कि वो उस चीज़ों को क्या करते हैं, वो रिपीट करता है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने हैंड वॉश कर लिया है, ओसीडी का पेशेंट है और उसने हैंड वॉश कर लिया है, देन अगर उसका हाथ कहीं टच भी हो जाता है ना, तो फिर वो दोबारा से हैंड वॉश करने जाएगा। अगर उसकी छोटी सी फिंगर ही क्यों ना, थोड़ा सा भी एरिया ही क्यों ना टच हो जाए कहीं से, फिर दोबारा से वो हैंड वॉश करने चला जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, अपने आप को मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि उससे क्या कर लगता है कि मैं फिर से हैंड वॉश करने जाऊँ। अब इसके अलावा और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहीं घर से बाहर जा रहा है, घर से कहीं बाहर जा रहा है और उसने डोर तो क्लोज़ कर दिया है, लेकिन नीचे जाते ही उसको याद आता है कि नहीं, मैंने शायद डोर क्लोज़ किया है या नहीं किया है। तो उसे एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, फिर वो वापस से डोर क्लोज़ करने जाएगा। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अगर ओसीडी कंटिन्यू अगर बना रहता है, अगर कंटिन्यूएशन में रहता है, तो उस कंडीशन में ना पेशेंट को डिप्रेशन भी हो सकता है ना। अगर ओसीडी लंबे समय से है, क्रॉनिक है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है, डिप्रेशन भी उसमें देखने को मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओसीडीज। तो यहाँ पर लिया है कि जो ट्रीटमेंट है, ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा। तो जनरली हम बिहेवियर थेरेपी पर फोकस करते हैं कि उसका जो बिहेवियर है उसे सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, तुम्हारा हैंड अभी क्लीन ही है, तुम्हें हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डोर क्लोज करके आ चुके, मतलब उसे बिहेवियर थेरेपी देंगे, है ना। तो बिहेवियर थेरेपी तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर ड्रग थेरेपी भी देंगे, क्योंकि अभी हमने बात किया कि ओसीडी अगर उसे हुआ है, तो लंबे समय से अगर हुआ है तो उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। तो एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं, वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओसीडी, ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ओसीडी के ट्रीटमेंट में ओनली बिहेवियर थेरेपी नहीं, बल्कि हम बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ ड्रग थेरेपी भी देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी। इसका जब फर्स्ट टाइम अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही आंसर आता है, बिहेवियर थेरेपी। बट नहीं, बिहेवियर थेरेपी तो है ही, लेकिन बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ ड्रग थेरेपी भी उसे देना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या क्या देते हैं और ओसीडी होता क्या है और इसके मोस्टली सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हम उसके लक्षण को माइंड में बैठा के रखते हैं ना, तो ओसीडी हम कभी नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? स्प्लीन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का वो कौन सा है। हमने ऑर्गन की बात की है, ना ही बोन, ना ही कुछ और हमने पूछा है। हमने सिर्फ ये पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमने देखा स्प्लीन है, बट स्मॉलेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन सा है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमने देख लिया कि क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन का काम क्या होता है? जनरली ब्लड को फिल्टर करने का काम भी स्प्लीन का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फोएडिमा वर्ल्ड वाइड। तो ये देखिए, ये न्यू अपडेट क्वेश्चन है, ये न्यू अपडेट क्वेश्चन देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फोएडिमा वर्ल्ड वाइड, जो सेकेंडरी लिम्फोएडिमा की बात कर रहे हैं जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड है, उसका मेन जो कॉमन कॉज क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फाइलरेसिस, या फिर एलिफेंटाइसिस, ट्रॉमा, रेडिएशन थेरेपी, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर।
तो देखिए यहाँ पर, देखिए जब जब यहाँ पर लिखा है लिम्फेडिमा ना, अब लिम्फोएडिमा है, अगर आपने फाइलेरिया पढ़ा है तो आप इसका आंसर जल्दी से दे सकते हैं कि लिम्फोएडिमा पूछा गया है, सेकेंडरी लिम्फोएडिमा ना, कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फोएडिमा का क्या होगा, क्योंकि देखिए ट्रॉमा तो कोई है नहीं, क्योंकि इसमें लिम्फ से कोई इसका रिलेशन को रिलेट इतना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ और भी दिए गए हैं ना। रेडिएशन थेरेपी ये भी नहीं हो सकता। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर 1% हम बोल सकते हैं, ओनली 1%, बट इसका आंसर हमें पर सामने ही दिख रहा है, हमें फ्रंट में ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फोएडिमा वर्ल्ड वाइड, सेकेंडरी लिम्फोएडिमा वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फाइलेराइसिस या फिर फाइलेरिया भी हम बोलते हैं इसे, या फिर एलिफेंटाइसिस। इसमें जो लेग होता है वो क्या हो जाता है, पैर होता है वो एलिफेंट की तरह बड़ा हो जाता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। बट इसका जो यहाँ पर जो इसका जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो लेग उसका बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, हाथी पाँव भी बोलते हैं इसे, हाथी पाँव जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरी हाथी की तरह इसका पैर देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो पर्सन का जो लेग है ना, जो पर्सन का जो पैर है, उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है, सेंसेशन वहाँ पर नहीं होता है। अगर हम सोचे कि इसमें ये फूला हुआ है तो उसे पेन हो रहा है, उसमें सेंसेशन नहीं होता है, मतलब इसमें एडिमा के कारण वो क्या हो गया, उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सेकेंडरी लिम्फोएडिमा वर्ल्ड वाइड का कॉमन कॉज जो होगा फाइलराइसिस होगा या फिर एलिफेंटाइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी इज, अब देखिए यहाँ पर फीटल आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा है, फीटल आरबीसी की जो बोल सकते हैं कि जीवन काल पूछा गया है, वो भी फीटस का। अगर हम नॉर्मली पूछें, अगर यहाँ पर लिखा अगर 120 डे होता तो आप जल्दी से 120 डे ही इसका आंसर सही कर देते, लेकिन 120 डेज तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं है। बाई चांस अगर 120 होता तो शायद आप 120 ही लगा देते, बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान देना है कि फीटल आरबीसी पूछा है कि लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। तो फीटल आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है ना, वो कितने दिन की होती है, 80 डेज की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फीटल की जो लाइफ स्पान होती है वो कितनी होती है, 80 डेज होती है। जब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं होता है तब तक वो क्या हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फीटल ही कहलाता है। बट डिलीवर्ड होने के बाद वो एक न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो जाता है फीटल का आरबीसी का लाइफ स्पान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लाइफ स्पान ऑफ न्यूबॉर्न, फीटल के बाद जैसे ही वो डिलीवर्ड हो जाता है तो वो न्यूबॉर्न में हो जाता है, या फिर हम टर्म बेबी भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर आरबीसी पूछा जाए, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी पूछा जाए तो याद रखना है 80 से 90 डेज होता है। नेक्स्ट का यहाँ पर है न्यूबॉर्न प्री टर्म। अगर कोई बेबी प्री टर्म डिलीवर्ड हो गया है, मतलब 30 जो नॉर्मल जो वीक होता है 37 वीक से पहले ही हो गया, 36-37 वीक से पहले ही हो गया, तो वो प्री टर्म बेबी कहलाता है। तो जो प्रीटर्म बेबी अगर डिलीवर्ड हो गया, प्रीटर्म बेबी है, तो उसका जो आरबीसी का लाइफ स्पान है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होगा, 35 से 50 डे का होगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि प्रीटर्म बेबी कुछ कुछ लाइव कर जाते हैं बट कुछ कुछ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रीटर्म बेबी का जो लाइफ स्पान है आरबीसी का वो 35 से 50 डे का होगा, मतलब 35 से 50 डे का होगा। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी जो अगर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, फीटल चिल्ड्रन या कुछ भी, तो हमारा 120 ही होगा, 120 डे ही लाइफ आरबीसी का लाइफ स्पान है अगर नॉर्मल पूछा जाता है। एडल्ट पूछा जाता है, वैसे जनरली एडल्ट नहीं लिखते हैं इसमें, नॉर्मल पूछ लेते हैं कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, तो 120 डेज है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा वॉस्ड आरबीसी। अब वॉस्ड आरबीसी कौन सी आरबीसी होती हैं, वॉस्ड आरबीसी का जो जीवन काल होता है, वॉस्ड आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 28 डेज का होता है। अब वॉस्ड आरबीसी कौन सी कहलाती हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऑपरेशन के दौरान या फिर कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है उसमें क्या पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसी ब्लड को मतलब वॉश करके, उसी ब्लड को फिल्टर करके, मतलब आरबीसी को फिल्टर करके अगर फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर करने के बाद उस आरबीसी को वापस से बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, बॉडी में दिया जाता है, तो वो वॉस्ड आरबीसी हो जाती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियली हम बोल सकते हैं कि वो वॉस्ड है। तो अब अंदर मतलब उसे वॉस्ड कर दिया गया है, बाहर से उसे वॉश किया गया है, देन उसके बाद बॉडी के अंदर लाया गया है,
तो उस कंडीशन में जो वॉज्ड आरबीसी होती है ना, तो वॉज्ड आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 28 डेज का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आरबीसी इन ब्लड बैंक, ये ब्लड बैंक लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो आरबीसी इन ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक आरबीसीज होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, 35 से 42 डेज का होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछ सकते हैं तो इनमें से ही पूछेंगे, इसके अलावा कोई आरबीसी की लाइफ स्पैन नहीं होती है। जैसे हमने टर्म बेबी देख लिया, प्री टर्म बेबी देख लिया, आरबीसी देख लिया, वॉज्ड आरबीसी देख लिया और ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक में जो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 35 to 42 डेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एमनीसेंथेसिस इज आ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कैन ऑल्सो डिटरमाइन वेदर एन अनबोर्न चाइल्ड वी हैव और नॉट। तो एमनियोसेंथेसिस जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो एमनियोसेंथेसिस है वो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल या फिर एंटीनेटल, ये मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो एमनिसेंथेसिस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो प्रीनेटल के अंदर आता है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है। तो एमनिसेंथेसिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कैन ऑल्सो डिटरमाइन। अब देखिए, अब जो हमने देखा कि जो एमनिसेंथेसिस होता है, जो डायग्नोसिस होता है वो किस दौरान किया जाता है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्यों किया जाता है, डिटरमाइन किस लिए किया जाता है। तो एमनियोसेंथेसिस तो आप देखिए जस्ट एक प्रोसीजर है, टेस्ट है कि इसमें क्या एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आप पिक्चर में कि इसे इंजेक्शन के हेल्प से इसे इंजेक्ट करके देन हम इसको एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, देन उसका टेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को एमनिसेंथेसिस बोलते हैं, इस डायग्नोस्टिक टेस्ट को एमनिसेंथेसिस बोलते हैं। तो इसका प्रोसीजर भी अलग होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जा रहा है, फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जा रहा है, देन इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो अब जो डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसका डिटरमाइन करने का मेन पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है, ओबेसिटी के लिए, एनीमिया के लिए, या फिर डायबिटीज़ के लिए, या फिर डाउन सिंड्रोम के लिए। तो एमनियोसेंथेसिस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं जेनेटिक टेस्ट के अंदर आ जाता है। जीन को डिटरमाइन करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। ये जनरली डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइजोमी के लिए करते। देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा है डाउन सिंड्रोम एंड ट्राइजोमी, तो हमने डाउन सिंड्रोम एंड ट्राइजोमी इसका सही आंसर दिया। अगर यहाँ पर लिख जा डाउन सिंड्रोम की जगह अगर जेनेटिक भी लिखा होता ना तो जेनेटिक राइट आंसर होता, क्योंकि डाउन सिंड्रोम हो गया और भी जो भी टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो एमनियोसेंथेसिस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना है, सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही इसका आंसर नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम पर्टिकुलर यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं, बट जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता करने के लिए एमनियोसेंथेसिस का टेस्ट किया जाता है। तो ये हो जाता है। और देखिए इसकी एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, तो जो एमनियोसेंथेसिस जो टेस्ट होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंडक्ट करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये लास्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो एमनियोसेंथेसिस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका टेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड इसको नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इन द लार्जेस्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, थायराइड होगा। जैसे हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। अब एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है थायराइड, वो एक एडम्स एप्पल की तरह देखने को मिलता है, जो कि जनरली बॉयज़ में क्लियर देखने को मिलता है, फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता है। लैरिंग्स के पास में, बॉयज़ के गले में क्लियर देखने को मिलता है, एडम्स एप्पल की तरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा है कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इन द लार्जेस्ट, तो कौन सा जो कार्टिलेज है लैरिंग्स के अंदर, कौन सा लार्जेस्ट कार्टिलेज है लैरिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर देखा हमने थायराइड या फिर एडम्स एप्पल। कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इज द लार्जेस्ट।
तो थायराइड होगा, एडम्स एप्पल या फिर थायराइड होगा, कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स इन द लार्जेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस को ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, आप जानते हैं एपिग्लॉटिस कहाँ पर होता है? तो एपिग्लॉटिस जो एक तरह से बाईपास का काम कर रहा होता है ना, तीन रास्ते वहाँ पर खोलता है वो एपिग्लॉटिस। इस कंडीशन में हमने देखा, इस कंडीशन में से क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रैकिया बिगिंस एट विच वर्टिब्रा लेवल। जो ट्रैकिया का बिगनिंग जो पॉइंट होता है वो किस वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है? तो C6 से, जो हमारे वर्टिब्राज होते हैं C6 से लेकर जो हमारा थोरेसिक 4 जो ट्रैकिया होता है C6 से लेकर T4 तक, यहाँ पर जो ट्रैकिया का जो पोर्शन होता है, ट्रैकिया बिगिन होता है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है C6 वर्टिब्रा से, और एंड उसका जो होता है T4 एंड T5 लेवल। तो इसका राइट आंसर T5 हो सकता है। तो T5 तक क्या होता है यहाँ पे, इसका जो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड मतलब इसका जो ट्रैकिया का जो लेवल होता है वो कितना, C6 से लेकर T4 तक, T5 तक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वर्टिब्रा के जैसे किसका नाम भी यहाँ पर देखा है कि थोरेसिक जो हो गया, लंबर हो गया, तो सभी वर्टिब्राज किसी ना किसी ऑर्गन के एक इक्वलेशन में है। तो वैसे इक्वलेशन की बात करें तो जो ट्रैकिया है ना, जो ट्रैकिया और वर्टिब्रा का लेवल है, तो ट्रैकिया का जो वर्टिब्रा से लेवल है ना वो C6 से लेकर वर्टिब्रा T4 ना, थोरेसिक फोर्थ फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। तो ट्रैकिया का ये हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द नेजल कैविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी का जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट, नोजोफेरिंग्स, कोहनी या फिर नेजल सेप्टम। तो जो पोस्टीरियर बाउंड्री है नेजल कैविटी की वो कौन सी है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है? तो जो पोस्टीरियर बाउंड्री है ना नेजल कैविटी की, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो हार्ड पैलेट तो हमें अलग चीज़ हो जाती है, हार्ड पैलेट हमें नोजोफेरिंग्स कि यहाँ पर नोजोफेरिंग्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि नोजोफेरिंग्स भी हम राइट आंसर लगा सकते हैं। कोहनी एंड नेजल सेप्टम, अगर कोहनी नहीं होता ना तो हम नोजोफेरिंग्स लगा सकते थे, बट यहाँ पर लिखा कोहनी, और यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पोस्टीरियर बाउंड्री स्ट्रक्चर फॉर्म जो करती है नेजल कैविटी का, जो पोस्टीरियर बाउंड्री स्ट्रक्चर फॉर्म करती है वो क्या, कोहनी। अब कोहनी है तो कोहनी में हमने देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है कोहनी। ये एक तरह से बाईपास का काम करे, एक तरह से दरवाजे का काम करे, नेजल कैविटी का दरवाजे का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमें देख रहा है जो कोहनी है, कोहनी के बाद से ही जो एक देखने को मिल रहा है नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स, तीनों के रास्ते गए हुए हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बाईपास का रास्ता है, सेंटर वाला रास्ता है कोहनी। तो कोहनी पोस्टीरियर बाउंड्री जो स्ट्रक्चर फॉर्म है, जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो क्या है, कोहनी, यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। तो ये पोस्टीरियर बाउंड्री है नेजल कैविटी की, जो हमें देखने को मिल रहा है कोहनी के बाद से ही हमें तीन रास्ते देखने को मिल रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट हो जाता है रास्तों का, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, तो यहाँ के बाद इसके रास्ते क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। कोहनी एक दरवाजे का काम कर रहा है नेजल में, है ना, नेजल के यहाँ पर हमें देखो उसी का रास्ता ओरोफेरिंग्स, जस्ट कोहनी के बाद से ही ये तीनों रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द नेजल कैविटी कोहनी होगा। तो ये थी आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ। अब इनमें से ही हम बहुत सारे चीज़ों को और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़। और भी कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पर कुछ अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने लाएँ। सो थैंक यू सो मच।